वहीं बदायूं में 11 जून को पीट कर हरिराम पाल की दबंगों द्वारा हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डीएम ऑफिस पर हड़ताल पर बैठा है पीड़ित परिवार। बता दें कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठकर न्याय न मिलने से पीड़ित परिवार आहत है। पीड़ित परिवार के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश सचिव अजीत सिंह यादव आ गए हैं। ग्राम प्रधान और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप पुलिस ने लगा है। बता दें कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ जो है मामला भी दर्ज किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वहीं दातागंज थाना क्षेत्र के दियोरी गांव में पशुओं को चारा लाते वक्त किसान को आरोपियों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद परिजन जो है वो अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इससे किसी पहले भी किसी अधिकारी वगैरह से मिली हैं आप क्या? जी। तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं, उन्होंने कोई कुछ नहीं दिया था, मगर वो गिरफ्तार नहीं हुआ। कालीन धरने पर उनके परिजन बैठे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से इनका समर्थन करने आए हैं। हरिराम पाल के हत्यारों को गिरफ्तारी की जो मांग है, उस मांग के समर्थन में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस धरने में हमारे शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी जब तक हरिराम पाल को न्याय नहीं मिलेगा इनका साथ देगी और इसमें न्याय के लिए संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार न्यायालयों की सुरक्षा को यूपी एसएसएफ को सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत आपको बता दें कि मथुरा कोर्ट और आगरा मेट्रो के बाद अब दीवानी न्यायालय की सुरक्षा यूपी एसएसएफ के हवाले कर दी गई है। बता दें कि 4 बटालियन के कमांडेंट राम सुरेश यादव की मौजूदगी में जवानों ने चार्ज संभाल लिया है। 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान 100 पुरुष और 2 महिला जवान तैनात रहेंगे। न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था में जवान 3 अलग अलग शिफ्ट में तैनात रहेंगे। वहीं 4 बटालियन के कमांडेंट राम सुरेश यादव ने बताया कि पहली शिफ्ट में सबसे ज्यादा यूपी एसएसएफ का फोर्स तैनात रहेगा। यूपी एसएसएफ के जवान हाईटेक कंट्रोल रूम और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस रहेंगे। यूपी एसएसएफ ने दावा किया है कि न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बाद किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को घटित नहीं होने दिया जाएगा। भीड़ को कंट्रोल, अराजक तत्वों पर लगाम लगाने सहित बिना चेकिंग के न्यायालय में अब किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। देखिए, आज से हम लोग शुरुआत हुई है तो शुभ बोलिए। हम लोगों का प्रयास यही है और हम लोगों की कोशिश यही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो यहाँ पे, ना तो क्राइम से रिलेटेड, ना किसी बिहेवियर या किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। और हम उम्मीद करते हैं अपने जवानों को हम ट्रेंड ही इस तरह से किए हैं कि कोई अशुभ बात नहीं होगी या कोई घटना नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे मंगलवार सुबह मुजफ्फरनगर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्व से संबंधित कार्यालयों का निरीक्षण किया, साथ ही कदम का आपको बता दें पेड़ भी लगाया। उन्होंने जिला पंचायत सभागार में राजस्व विभाग की कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के पेशकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी की जांच मंडलायुक्त सहारनपुर को सौंपी गई है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे द्वारा चकबंदी विभाग के बाबू को कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर सस्पेंड किया गया है। निरीक्षण के दौरान चकबंदी विभाग के बाहर लोगों ने हंगामा किया था। वहीं जिलाधीश ने आश्वासन दिया है कि वह नया लगवा देंगे जिससे काफी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर जो भी घनौनियां बन रही है उसमें जनपद में 9 कुल गांव ऐसे हैं जिनमें कुछ त्रुटि हुई है और 9 गांव में आपको बता दें कि अभी भी आबादी की घनौनी नहीं बन पाई है। यहाँ भी 15 दिन के भीतर नए सिरे से और पुराने की तरह उनकी भी नई घनौनी नए सिरे से बना दी जाएगी। वहीं बिजली के बिल पर बोलते हुए बकाया बिल जल्द से जल्द चुकाने की अपील की है, नहीं तो कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे एसडीएम तैयार हैं। बाकी बहुत सारी जो किसान कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसमें हमें जिलाधीश ने बताया है कि कृषक दुर्घटना बीमा में लगभग पैसा जो चला गया है। 31 मामले ऐसे हैं जिनमें अभी गत सप्ताह बजट मांगा गया है और 1 सप्ताह के अंदर वह बजट भी वहां से हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ जो अधिवक्ता हैं जनपदों की तुलना यहाँ पर जो सामान्य माहौल है मुजफ्फरनगर का वह बाकी जनपदों से अच्छा पाया गया है। डीएम साहब को मैंने बताया है और डीएम साहब इसको नए कुछ बाकीदारों को अनर्थ करके उनके खिलाफ कठोरता से एक वसूली का काम करेंगे। जिन्होंने भी बैंक का दे लिया है और बैंक लोन वापस नहीं किया है या आपके पास स्टैम्प ड्यूज़ हैं या बिजली का ड्यू है, मैं ऐसे लोगों से कहूँगा कि अपने जो आपके बाकीदार के जो बकाए हैं वो दे दें, क्योंकि
नहीं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे एसडीएम्स को मजबूर होना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी जो किसान कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसमें मुझे ज़िलाधीश ने बताया कि लगभग सारे मामलों में कृषक दुर्घटना बीमा योजना में पैसा चला गया है। लगभग 31 मामले ऐसे हैं जिनके लिए अभी गत सप्ताह बजट मांगा गया है। एक सप्ताह के अंदर ये बजट भी वहां से उपलब्ध करा दिया। वहीं मथुरा के कृष्ण विहार कॉलोनी में हुए टंकी हादसे के बाद सांसद हेमा मालिनी मंगलवार को पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंची। सांसद ने लोगों को आश्वासन दिया कि जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस ठेकेदार ने टंकी का निर्माण किया था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि भी दी जाएगी। सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि एक गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अन्य को भी जल्दी पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज देगी। वही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हादसे में जिन जिन मकानों का नुकसान हुआ है उनके स्वामियों का प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हादसे में मृतक 2 महिलाओं के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि जारी भी कर दी गई है। यानी कि हेमा मालिनी जो है वो इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा। क्या कहना चाहेंगे अब तुम हेमा मालिनी से? अब हेमा मालिनी से मैं क्या कहना चाहूँ, उनको आँख नहीं है दिखने के लिए। गरीब आदमी पड़ा है, छोटे छोटे झोपड़ी में, ना उनको खाने के ना पीने, सब लोग किराए पर टोल रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है। अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं, क्या फायदा है इसे चुन के लाने के लिए? अभी हेमा मालिनी जी आई हैं, अभी उन्होंने हमसे बात ही नहीं करी है, सीधे आते वहाँ टंकी पे पहुँच जाते बस। हमारे से तो कोई बात ही नहीं करी, अभी किसी से कोई हाल ही नहीं पूछा है। मैडम इतने दिनों के बाद आए हैं आप और लोगों का विरोध भी है इस बात को लेकर के। अभी टूट गया था, पानी सबके घर में गया, तो सारा मुआवजा की बात कर रहे हैं। काफ़ी हमारी सरकार कर रही है। हमने डीएम से बात किया तो पता किया कि बहुत सारे लोगों का कर रहे हैं और भी करना है। जो जिनका डेथ हो गया उनका तब किया है, ऑलरेडी किया हुआ है, तो और भी बहुत कुछ करना है। और मेरे से मांग कर रहे थे कि ये सब उनका घर में सारा एक भी सामान नहीं है। अभी जितना सरकारी की तरफ से क्या हो सकती है वो जरूर करेंगे। इतने दिनों के बाद आपने निरीक्षण किया है, इसको लेकर के लोगों का? दिनों के बाद आपका बोलने का कोई हक नहीं है। मेरा काम रहता है, बहुत सारा काम रहता है। मैं सारा छोड़ के इमीडिएट में आना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली आई एम इन टच विद डीएम। वहीं नोएडा में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। बता दें कि भोले भाले लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ये ठगी किया करते थे। पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये लोग नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी किया करते थे और अपना एडवर्टाइजमेंट भी करते थे। आपको बताएं कि नोएडा दिल्ली जॉब के नाम से ये यूट्यूब चैनल चलाते थे और इंटरव्यू के नाम पर 100 रुपए सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूलते थे 2500 से 3000 रुपए। यानी कि एक तरफ जहां रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी ये पैसा वसूलते थे तो वहीं सिक्योरिटी मनी भी ये पैसा वसूला करते थे और बड़े कंपनियों के फर्जी लेटर पैड पर नियुक्ति पत्र तैयार करके दे देते थे और एक महीने में 150 से लेकर 200 लोगों को ये लोग अपने शिकार अपना बना लेते थे और पैसे वापस मांगने वालों के खिलाफ ट्वीट हैंडल से फर्जी ट्वीट कर डराते थे। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कई ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट भी करते थे। इनके गैंग में जो अभी हमें लोग मिले हैं ये 3 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अभी हम इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि और कौन लोग हैं जो इनको पीछे से कोई बैकअप दे रहा है या किस तरह को इनको फैसिलिटी दे रहा है। हाँ, ये इसका तो तरीका इन्होंने निकाला था कि ताकि क्योंकि अपने ऑफिस में ये मौजूद नहीं मिलते थे, लड़कियों को बैठाते थे, तो जब भी कोई कहता था कि मेरा पैसा वापस कर दीजिए, जॉब नहीं मिला है, तो लड़कियों के नाम पर किसी छेड़खानी की और इस तरह से करते दबाव बनाते थे कि जो मांगने भी आए तो वापस चला जाए, पैसे ही न मांगे। बरामदगी तो आपने अभी देखा, इनके पास से सारी फाइलें, पैम्पलेट, मुहर, पैसे, मोबाइल, ये सारी चीज़ें इनसे बरामद है।